नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके सामने हूँ और आज जो सीरीज चल रही है हमारी, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आज की क्लास रहेगी। और जिन बच्चों ने जो पिछली क्लास थी उसके आंसर दिए उन बच्चों को मैं नाम भी लूँ और आपके लिए 2 क्वेश्चन भी नए रहेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी नेगेटिव लोगों से कैसे बचे। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा जो नकारात्मक, जो नेगेटिव थॉट के लोग हमारे आसपास के जो क्षेत्र में कह सकते हैं ना, हमारे जो नज़दीक होते हैं, उनसे हमें एग्ज़ाम के समय जब हम तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो उनसे कैसे बच के रहना है। और मैं आपको वो भी उनके बारे में बताऊंगा, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसी क्लास के अंदर उनका डिस्कस भी करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? जो ये पेपर है ना, इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। तो यानी आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, खालिस्तान हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण का सबसे बड़ा निर्माता है। वैज्ञानिक उपकरण का कौन सा जिला? वैज्ञानिक को उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा जिला है? यानी वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है इसमें? देखो, रेवाड़ी, फरीदाबाद, अंबाला और सिरसा। तो यानी हम लोग साइंस सिटी किस जिले को कहते हैं? हरियाणा के किस जिले को साइंस सिटी कहते हैं? ठीक है। और क्या कहते हैं उसी जिले को? मिक्सी सिटी भी कहते हैं। मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं अंबाला को। यानी वैज्ञानिक उपकरणों का आ जाए ना यानी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा निर्माता कौन सा जिला है? तो वो रहेगा अंबाला। ठीक है। और क्या कहते हैं? अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। और ऑप्शन इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन रहेगा सिरसा। सिरसा को क्या कहते हैं? वन नगरी। ठीक है। संतों की नगरी और राजा सार्स की नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो रहेगा सिरसा रहेगा। अगर सबसे छोटा जिला आ जाए ना, तो वो कौन सा रहेगा? सबसे छोटा जिला रहेगा फरीदाबाद रहेगा। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? तो फरीदाबाद को ही कहते हैं। किसने बसाया था? बाबा फरीद ने बसाया था। बाबा फरीद ने किस शहर को बसाया था? तो फरीदाबाद शहर को बसाया था। और ऑप्शन में इसमें कौन सा है? रेवाड़ी का जिक्र करें तो रेवाड़ी को क्या कहते हैं? पीतल नगरी। वीरभूमि भी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। पुराना नाम आ जाए तो इसका क्या रहेगा? रेतवाड़ी। पुराना नाम क्या रहेगा? रेतवाड़ी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? खालिस्तान हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है, तो कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। और क्या कहते हैं? अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। ठीक है। यानी मिक्सी सिटी और साइंस सिटी किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। वन नगरी और संतों की नगरी, राजा सार्स की नगरी सिरसा को कहते हैं। और फरीदाबाद को औद्योगिक शहर भी कहते हैं। बाबा फरीद ने बसाया था। सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। अगर सबसे छोटा जिला आ जाए तो वो कौन सा रहेगा? फरीदाबाद में ऑप्शन ना होता, पंचकुला के साथ जाएंगे। सबसे छोटा जिला पंचकुला। ठीक है। SSC ने एक बार पंचकुला सही माना था, लेकिन उसमें क्या था? उसमें फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं था। रेवतवाड़ी यानी प्राचीन नाम रेतवाड़ी, और रेवाड़ी को क्या कहते हैं? पीतल नगरी और वीरभूमि कहते हैं। किसको? रेवाड़ी को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में उर्दू के प्रथम राजकवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने फेसबुक पर भी मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है। यानी देखो, हमेशा ही इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप लगातार मेरी क्लास से देख रहे हो, मेरे को खांसी लगातार आ रही है और बीमार भी हो गया था, लेकिन मैंने क्लास बनानी नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि बीमार होने के बाद ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आपको टाइम मिले तो पढ़ा करो, क्योंकि जो पढ़ाई ही एकमात्र है जो हम लगातार प्रैक्टिस से अपने आप की लाइफ भी सुधार सकें। पढ़ाई से अपने परिवार की ज़िंदगी भी सुधारेंगे और आने वाली पीढ़ी की भी, और अपने मम्मी पापा की जो
कंडीशन हम सुधार सकते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई से ही सुधार सकते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को हर समय मोटिवेशन देता रहता हूँ। जो भी मेरे को पर्सनली मिलते हैं उनको तो मैं खास कर कहता भी हूँ भाई आप लगातार पढ़ते भी रहो। अभी देखो जैसे भी कमांडो की भर्ती आई है ना, तो बहुत से बच्चे मेरे फ़ोन करके पूछते हैं सर कैसे स्टार्ट करेंगे। अरे अपने आप टारगेट फिक्स कर लो भाई, मेरे को ये सपना मेरा है, मेरा सपना नहीं मेरे मम्मी पापा का सपना है, मुझे अचीव करना है, तब आप सक्सेस होगे। अगर देखो हमेशा ही इंसान के सपने टूटते हैं, मैं तो कहता हूँ आप अपने मम्मी पापा का सपना बना के चलो, आपका 100% पूरा होगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? उर्दू के प्रथम राजकवि, उर्दू के प्रथम राजकवि हरियाणा के राजकीय कवि आ जाए तो कौन थे? हरियाणा के राजकीय कवि, आज तक मैं यही पढ़ाता है आपको। राजकीय कवि कौन थे? तो उदयभान हंस, उदयभान हंस। इनका संबंध कहाँ से था? हिसार से, हिसार से। देशा में देश हरियाणा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताई थी देशा में देश हरियाणा, किसकी रचना थी? उदयभान हंस की। अगर उर्दू के प्रथम राजकवि आ जाए तो वो कौन थे? श्री अनूप चंद, श्री अनूप चंद आफ्ताब, आफ्ताब। श्री अनूप चंद आफ्ताब क्या थे? उर्दू, हरियाणा के उर्दू के प्रथम क्या थे? राजकवि थे। अगर आ जाए हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदयभान हंस थे। अगर आ जाए हरियाणा के प्रथम राजकवि उर्दू के राजकवि कौन थे? तो श्री अनूप चंद आफ्ताब थे। ये याद रखना। इसमें देखो ऑप्शन है नहीं उदयभान हंस, लेकिन उर्दू का पूछा तो किसके साथ जाएंगे? श्री अनूप चंद आफ्ताब के साथ जाएंगे, क्योंकि इनके साथ ही इन्हें ही उर्दू का राजकवि घोषित किया गया था। और हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन रहेंगे? उदयभान हंस, जिनका संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें और ऑप्शन कौन से? श्री अल्ताफ हुसैन अली। देखो बच्चे लगभग अल्ताफ हुसैन अली के साथ जाते हैं। अल्ताफ है, अल्ताफ हुसैन अली, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से था? पानीपत से था भाई, पानीपत से इनका संबंध कहाँ से था? पानीपत से था। और उर्दू के अंदर हरियाणा में उर्दू में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है? आली पुरस्कार है, आली पुरस्कार। बच्चों के जब उर्दू नाम आते किसके साथ जाते? अल्ताफ हुसैन अली के साथ। लेकिन ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जाम के अंदर, तो क्या था? श्री अनूप चंद आफ्ताब है। मैं फिर बार बार आपको रिपीट करता हूँ, उर्दू भाषा का हरियाणा का प्रथम राजकवि कौन है? तो श्री अनूप चंद आफ्ताब है। एक बार साथ साथ पढ़ने की रिपीट करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चे कितना भी पढ़ के जाना अल्ताफ हुसैन अली के साथ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? अगर आज एक क्वेश्चन हरियाणा के उर्दू के प्रथम राजकवि कौन है? तो श्री अनूप चंद आफ्ताब रहेंगे, ठीक है। और अगर अल्ताफ हुसैन अली की बात करें ना, तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? पानीपत से रहेगा, ठीक है। उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार हरियाणा के अंदर कौन सा पुरस्कार रहेगा? आली पुरस्कार। हरियाणा के प्रथम राजकवि आ जाए तो वो कौन रहेंगे? उदयभान हंस रहेंगे। कंफ्यूज मत होना, तीनों ही अलग अलग है। हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि आ जाए ना तो उदयभान हंस। अगर उर्दू के प्रथम राजकवि आ जाए तो श्री अल्ताफ हुसैन अली, ये श्री अनूप चंद आफ्ताब, ठीक है। अगर उर्दू के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है कौन सा है? आली पुरस्कार देती है उर्दू के अंदर हरियाणा सरकार। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला हाँ, इसमें अल्ताफ हुसैन अली उदयभान हंस ऑप्शन में भी है, ठीक है। पहले मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं था। अगला कौन सा क्वेश्चन है? 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? 1 जनवरी 2020 को। देखो पिछली क्लास में भी पूछा गया था। पिछली क्लास में क्या पूछा गया था? स्पीकर पूछा गया था विधानसभा के। अब विपक्ष के नेता पूछे गए 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर इनका विधानसभा क्षेत्र आ जाए तो कौन सा रहेगा? गड्डी सांपला किलोई, गड्डी सांपला किलोई रहेगा, ठीक है। देखो स्पीकर कौन है 14वीं विधानसभा में? अभी 14वीं विधानसभा चल रही। स्पीकर तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर आ जाए तो कौन रहेंगे? तो रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा रहेंगे, ठीक है। अगर देखो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया रघुवीर कादियान के प्रोटम स्पीकर रघुवीर कादियान रहेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा विधानसभा के अंदर, हरियाणा विधानसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? विपक्ष नेता कौन थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका भी।
कमेंट करके बता देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, और जिन बच्चों ने जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर दिया ना, एक बार उन क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हमें करेंगे, और उनका नाम भी, बच्चों का नाम भी मैं लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा? हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय, यानी हरियाणा की माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र पूछा गया था, तो कौन सा था? सभी बच्चों ने अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत से बच्चों ने तो एक्सप्लेन भी किया, अच्छा लगता है कमेंट करके आप एक्सप्लेन करते हो भी, अच्छे आंसर दे रहे हो, तो आपका जो लेवल है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था? पहला क्वेश्चन था प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा का, यानी हरियाणा की माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि भी आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, हरिभूमि था, ठीक है। हरिभूमि था। 5 सितंबर 1996 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये रोहतक से प्रकाशित हुआ था, 5 सितंबर 1996 को, कहाँ से? रोहतक से। और किसने प्रकाशित किया था? तो कैप्टन अभिमन्यु ने, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें ना, तो 13वीं विधानसभा के अंदर क्या थे? ये वित्त मंत्री थे भाई, वित्त मंत्री। 13वीं विधानसभा के अंदर क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है, बीजेपी सरकार के अंदर। यानी हरियाणा की माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि रहेगा। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रोहतक से, 5 सितंबर 1996 को कैप्टन अभिमन्यु ने प्रकाशित किया था। अगर पूछ लीजिए हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र तो कौन सा रहेगा? जैन प्रकाश, ठीक है। 1885 के अंदर प्रकाशित हुआ था पहली बार। किसने प्रकाशित किया था? जियालाल जैन ने प्रकाशित किया था 1885 के अंदर, जियालाल जैन ने प्रकाशित किया। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र आज कौन सा रहेगा? जैन प्रकाश। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र आज कौन सा रहेगा? हरिभूमि, ठीक है। अगर आज हरियाणा की प्रथम पत्रिका तो वो कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1966 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से हुई थी? रेवाड़ी से। 1966 में कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। देखो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन क्या था? हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हरिभूमि। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रोहतक से, 5 सितंबर 1996 को। किसने प्रकाशित किया था? कैप्टन अभिमन्यु ने। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र राजेश जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन ने प्रकाशित किया था। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1966 के अंदर, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन था, और जिन बच्चों ने आंसर दिया ना उनके नाम मैं पक्का लूँगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछ लिया, और भी क्वेश्चन पूछूँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अनंगपुर बांध पूछा था मैंने, अनंगपुर बांध। तो ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो देखो किसी बच्चे ने अगर आंसर नहीं दिया ना, वो आंसर दिया करो भी, कमेंट के अंदर बताया करो। और क्लास कैसी लग रही है वो भी आप बताया करो मुझे भी, क्योंकि हाँ एक लड़की बोल रही थी, देखो वो बोल रही थी सर आप फ़ैन या कूलर क्यों नहीं चलाते, जब वीडियो बनाते तो गर्मी बहुत है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर फ़ैन या कूलर में चला लूँगा ना, तो फ़ैन और जो कूलर है ना, उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो माइक के अंदर ज़्यादा आएगी, और आपको फिर मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी। इसलिए मैं बंद करता हूँ। कोई बात नहीं, देखो 25-30 मिनट या 40 मिनट में कोई अपना कुछ जाता नहीं है। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, ये सोचेंगे यार किसी चीज़ का बहाना लेंगे, हमारे पास ये नहीं है तो हम ये कर देते हैं। देखो जिसके पास है वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहाने बनाने छोड़ दो। अगर आगे आपको लाइफ में आना है तो आज ही करना पड़ेगा जो कुछ करना है। क्या करते हैं बच्चे? अलार्म सेट करते थे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, फिर सुबह 4 बजे अलार्म फिर बंद कर देते, 4:30 की लगाते हैं, फिर 4:30 से 5 बजे की, फिर 5 से 5:30 बजे की। इस तरीके से आप आदी हो चुके हो। लेकिन आपने जिस दिन आपने एक लगन कर ली ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। मेरे को पढ़ना है, मेरे को जॉब लगनी ही है, ठीक है। देखो आज चलने की शुरुआत की है तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि जो घर से निकला ही नहीं उनको मंजिल का पता ही नहीं। अगर हमने शुरुआत किया ना तो मंजिल तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखो दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। तो आज का अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा?
नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था, खालिस्तान में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। देखो यहाँ से मैं बहुत अच्छी आपको एक बात बताना चाहूँगा। नालंदा विश्वविद्यालय ना ये कहाँ रहेगा, ये बिहार के अंदर रहेगा भाई। और किसने इसकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? तो बिहार के अंदर रहेगा। किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने, ये गुप्त वंश का था। अगर गुप्त वंश का आ जाए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। अगर अंतिम शासक आ जाए तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, अगर विष्णुगुप्त ऑप्शन में ना तो सकंद गुप्त। सकंद गुप्त के साथ जा सकते हो, ठीक है। यानी गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये कहाँ रहेगा? बिहार के अंदर रहेगा। अगर किसी भी देश को गुलाम बनाना हो ना, उसको अशिक्षित कर दो। देखो नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन भारत पढ़ दो आप। भारत इतना प्राचीन समय के अंदर इतना धनवान था, सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को एक मोहम्मद गोरी का सैनिक था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। और गोरी का क्या था? गुलाम था। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था भाई, ठीक है। और कहते हैं 6 महीने तक यहाँ पे आग जली थी। 6 महीने तक लगातार यहाँ पे आग जलती रही थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। और इसको किसने जलाया था? तो इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और अगर बात करें विक्रमशिला, विक्रमशिला ये किसने बनवाया था? ये धर्मपाल ने बनवाया था। प्राचीन समय में धर्मपाल ने बनवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर महाराजा हर्षवर्धन ने शिक्षा ग्रहण की थी। और किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, किसी भी देश को गुलाम करना होगा तो उस देश की शिक्षा को खत्म कर दो। और वर्तमान समय में वही सरकार कर रही है। देखो 10वीं क्लास के अंदर 500 में से 500 नंबर कैसे आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते 500 में 500, ठीक है। हम मानता हूँ 498 495 आ सकते, लेकिन 500 में से 500 कभी भी नहीं आ सकते। अब मेरा एक दोस्त होता था, तो मैं बताऊँ, जब बच्चे में हम पढ़ते थे ना साथ में, तो वो शायद 8वीं या 9वीं में था। तो इंटेलिजेंट था, ऐसी बात नहीं है। मैथ के अंदर उसके अच्छे थे, इंग्लिश भी उसकी अच्छी थी। तो मैथ के अंदर उसके देखो 50 में से 48 नंबर आए थे, ठीक है। और वो बच्चा इतना रोया था, इतना रोया, हद पार कर दी थी उसने रो रो के। उस पूरे स्कूल के जितना भी स्टाफ था हंगामा खड़ा कर दिया था, घर पे आके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया था। इतना रोया था वो बच्चा, सिर्फ 2 नंबर के लिए भी। मेरे 50 में से 50 क्यों नहीं आए? और फिर उसने टीचर से पूछा, मैथ वाले से भी, मेरे को 50 में से 50 में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं 50 में से 50 लेना चाहूँगा। और वो बच्चा, आज मैं बताऊँ, उसका हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर था, ठीक है। और कलरक का एग्जाम क्लियर था, लेकिन वो आज ग्रुप डी के अंदर लगा हुआ है। कोई बात नहीं, जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। इतना इंटेलिजेंट था, और गाँव के अंदर वो फ्री भी बच्चों को पढ़ाता था। यानी इतना मेरे को याद है आज तक, वो इतना बच्चा रहता। अब 500 में से 500 लेने वाले आज इतनी खुश हो, इतने स्टेटस लेके पूछो मत। लेकिन उन बच्चों से पूछ लेना, कुछ नहीं आता उनको, खुश हो जाएंगे। आने वाले समय विकट मैं कहता हूँ इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली है शिक्षा के अंदर। तो यानी किसी भी देश को गुलाम करना हो तो उस देश की शिक्षा को खत्म कर दो, वही वर्तमान में हो रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें ना, तो किसने बनाया था? ये बिहार के अंदर रहेगा, कुमार गुप्त ने बनाया था, गुप्त वंश के शासक ने, ठीक है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और लास्ट जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, ठीक है। और बात करें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का शासक था, तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता भी, नेपोलियन, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को, जिसने क्या किया था? करनाल का युद्ध लड़ा था। कब? करनाल का युद्ध 1739 में कौन सा युद्ध लड़ा था? करनाल का युद्ध। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। और कहते हैं जो नादिर शाह है, इसके साथ अपने साथ क्या लेके गया था युद्ध करने के बाद? तो मोहम्मद शाह रंगीला से तख्त ए ताउस लेके गया था, और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम मैंगनीज प्राप्त करता है? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम मैंगनीज प्राप्त करता है? ठीक है, मतलब इसका कमेंट करके बताओ भाई कौन सा है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या है। देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और उड़ीसा। ठीक है, ये तीनों है ना, ये मैग्नीज सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज ज़्यादा इन तीनों राज्य के अंदर से निकलता है। सबसे पहला जो मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो हम किसके साथ जाएंगे? उड़ीसा के साथ जाएंगे, क्योंकि उड़ीसा तीसरे नंबर पर मैग्नीज प्राप्त करता है। अगर बात करें अगला क्वेश्चन कौन सा है? श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था 2019 के अंदर? श्रीलंका का राष्ट्रपति किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? तो ये थे गोतबया राजपक्षे। गोतबया राजपक्षे क्या थे? ये 2019 के अंदर श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। क्लास का टाइम और बता दो मेरे दोस्तों, किस टाइम? 4 बजे सही है क्या? क्योंकि बहुत से बच्चों का 4 बजे तक नेट चला जाता है। अगर आपको 4 बजे क्लास सही लगे तो 4 बजे अपलोड कर दूंगा। आप 4 बजे हो कहते तो 4 बजे क्लास अपलोड कर दूंगा। अगर आप कहते हो सुबह जल्दी तो सुबह जल्दी अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों का 4 बजे तक नेट चला जाता है। अगर लाइब्रेरी खुली होती या कोचिंग सेंटर खुले होते तो बात अलग थी। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? किस सरकार ने धुंध से निपटने के लिए ओड इवन योजना शुरू की थी? धुंध से निपटने के लिए क्या ओड इवन सम विषम योजना शुरू की थी? तो ये कौन सी सरकार थी? दिल्ली सरकार ने धुंध से निपटने के लिए क्या किया था? ओड इवन की जो योजना थी वो लागू की थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला दिया गया। देखो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा था ना, किसका ये अंग था? तो उत्तर प्रदेश का अंग था भाई। 1857 की क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का था। लेकिन 1857 के बाद में 1858 में किसके साथ मिला दिया गया? पंजाब के साथ। किसको? हरियाणा को। ठीक है, पहले किसका हिस्सा था? यूपी का। अब सर जी हरियाणा को पंजाब के साथ क्यों मिला गया? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की तो भाषा भी अलग अलग थी। क्यों मिलाया गया था? क्योंकि जो पंजाब था ना, इसने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया? तो अंग्रेजों का साथ दिया था। सर जी अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था? क्योंकि जब देखो अंग्रेज क्या थे, इतने तेज थे अंग्रेज दिमाग से। उन्होंने जो पंजाब के लोग थे इन्होंने इनको क्या कहा था पंजाब के लोगों को? भाई जो आपके गुरु थे ना तेग बहादुर, उसको फांसी किसने दी थी? यानी तेग बहादुर ने शहीदी दी। तो किसके शासनकाल में शहीदी दी? तो औरंगजेब के कहते शासनकाल में फांसी दी गई थी। तो ये जो अंग्रेज थे ना, ये पंजाब के लोगों को कह देते भी आपके जो धर्मगुरु थे उनको किसने मरवाया था? मुसलमानों ने। ठीक है, मुसलमानों ने मरवाया था। इसलिए अंग्रेज जो पंजाब के लोग होते किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं, मुसलमानों का नहीं देते। क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये मुगल शासक थे। बहादुर शाह जफर क्या थे? मुगल शासक थे। और औरंगजेब भी क्या था? ये भी मुगल था। ठीक है, यानी मुगलों के विरुद्ध कौन लड़े थे? पंजाब के लोग लड़े थे। पटियाला, नाब और जींद की जो रियासत थी उनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और जब 1857 की क्रांति अंग्रेज जीत जाते हैं ना, तो हरियाणा को किसके साथ मिला देते हैं? ये पंजाब को साथ मिला देते हैं। पंजाब के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब के साथ। और कब तक रहा था? तो 1 नवंबर 1966 तक किसका हिस्सा रहा था? पंजाब का हिस्सा रहा था। पंजाब का हिस्सा रहा था। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब का लगभग 34% हिस्सा किसे मिला था? हरियाणा को मिला था। ठीक है, हरियाणा को मिला था। 18वें संविधान संशोधन के अनुसार 17वां राज्य बना था। ठीक है, किस नदी के किनारे? घग्गर और यमुना नदी का। घग्गर और यमुना नदी का जो बीच का क्षेत्र था वो किसे मिला था? हरियाणा को मिला था। कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर किसे मिला था? हरियाणा को मिला था। अगर भारत के क्षेत्रफल का आ जाए तो कितना रहेगा? 1.34%। ठीक है, और पंजाब का लगभग 34% हिस्सा रहेगा। 34.18% हिस्सा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन और कौन सा इसमें? राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया, हालांकि उसकी राजधानी थानेसर थी। यानी
क्या पूछा है, हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी किसे बनाया? इसकी पहली राजधानी क्या थी? थानेसर थी। तो देखो मैंने हर क्लास के अंदर कहता हूँ भाई राजा हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप अच्छी तरह से इसको तो कहते हैं गोल के पी जाओ हर्षवर्धन को। राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? राजा हर्षवर्धन तो क्या थी? थानेसर। और दूसरी राजधानी आ जाए तो कौन सी थी? तो कन्नौज थी भी। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हर्षवर्धन के, हर क्लास के अंदर लगभग इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन था? जनता जननायक जननायक जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 में कितनी सीटें जीती थी? जेजेपी। पिछली क्लास में भी आया था, पिछली क्लास में कांग्रेस का था भी पिछले पेपर में। अगले पेपर में बीजेपी का पूछ ले सकता है, अगले में पूछ लिया जाएगा अन्ना ने कितनी सीटें जीती, अगले में पूछ लेगा इनेलो ने, और एक हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा की पार्टी थी, इसने कितनी जीती? गोपाल कांडा ने 1, इनेलो ने 1, ठीक है। जेजेपी की आ जाए तो 10, कांग्रेस ने 31, बीजेपी की आ जाए तो कितनी रहेगी? बीजेपी की रहेगी भी 40, ठीक है। और अन्य की कितनी थी? 7। कितनी हो गई टोटल? देखो 71, 81 और 9, 90 सीट है। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट है? 90 सीट है हरियाणा विधानसभा, ठीक है। यानी गोपाल कांडा की जो पार्टी थी उसने 1 सीट जीती थी, इनेलो ने 1 जीती थी, ठीक है। जेजेपी जिसका गठन 2019 में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 31 जीती थी। बीजेपी आप बता देना मेरे को कमेंट कर, जेजेपी का गठन कब हुआ था? 2019 में कब हुआ था ये बता देना मेरे को, ठीक है। और बीजेपी ने कितनी जीती थी? 40। और अन्य ने कितनी जीती थी? 7। आप बता देना जेजेपी का गठन कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व हॉकी भारतीय कप्तान संदीप सिंह हरियाणा की किस पार्टी में शामिल हुए थे? यानी योगेश्वर दत्त और हॉकी प्लेयर संदीप सिंह किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो ये बीजेपी में शामिल हुए थे। बात करें संदीप सिंह की तो पेवा सीट से विधायक, अभी पेवा सीट से विधायक कौन? संदीप सिंह, ठीक है। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो संदीप सिंह ही है। और अगर आज जाए एकमात्र विधायक जिन्होंने क्या किया था, पंजाबी भाषा के अंदर शपथ ली थी, वो कौन थे? संदीप सिंह ही थे, पूर्व हॉकी भारतीय कप्तान। देखो टाइम बदलते देर नहीं लगती। योगेश्वर दत्त और संदीप सिंह किस पार्टी में? बीजेपी में शामिल हुए थे। टाइम बदलते देर क्यों लगती? वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो चल रहा है सुशील कुमार का। सुशील कुमार देखो ओलंपिक के अंदर 2 मेडल लाए हुए पहलवान सुशील कुमार। कितनी मेहनत की होगी उस समय के लिए भी, मैं मेरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ, ठीक है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपको बताया भी नेगेटिव लोगों से कैसे बचे, ठीक है। मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई उसी समय बताया था। अब मैं बताना चाहूँगा नेगेटिव लोगों से मैं कैसे बचना है। देखो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है हमारी संगति, हमारा फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना तो आपको हमेशा ही अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल अगर हमें मोटिवेशन देता है, वो खुद पढ़ता है और हमें भी मोटिवेशन देता है, यार चलो ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ करते हैं, आज कम पढ़े हैं थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। अगर सुशील कुमार उस समय किस सर्कल के अंदर थे भी, हमें गोल्ड मेडल लेके ही आना है, एक लगन लगा रखी थी, मेहनत कर रखी थी, ठीक है। अब वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर अब इनकी संगति थी। देखो न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या खबर आ रही है, किस यंगस्टर के साथ मिले हुआ था, किसके, यानी संगति हम पर असर डालती है। कहते हैं ना वो, अगर काले के पास धोला ना बैठे, रंग नहीं बदलता तो बुद्धि जरूर बदलती है। अगर बात करें नेगेटिव लोगों की, अगर उन लोगों को पता लग गया ना, देखो दूसरा तो कुछ कह नहीं सकता। आप और हमारे बीच में कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हो। मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जो अपने आसपास के क्षेत्र, जो मैं कहना चाहूँगा अपने आसपास के जो अपने लोग होते हैं ना, वो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमें ये नोटिस करते हैं भी आज ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो वो एक सर्कल नहीं, एक ग्रुप होता है पूरा भी, इनको कैसे टारगेट करें, इनको कैसे मेंटली टॉर्चर करें भी, ये पढ़ ना पाए, ये जॉब ना लग पाए। तो उन लोगों से आपको बचना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप जिस समय पढ़ते हो ना, या तो किसी का फ़ोन आ जाएगा या कोई आपके पास आके बैठ जाएगा, यार आज यार गांव में वो हो गया, आज यार उसने उसको मार दिया, आज यार उसके ये प्रॉब्लम हो गई, या कहेंगे आज आपके बारे में वो ऐसे बोल रहा, तो आप गुस्से से यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया। नहीं, आपको जब तक आपका अच्छा समय ना हो ना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि कहते हैं गुस्सा आने में जितनी ताकत होती है ना, अगर आपको गुस्सा आ गया
तो कितनी ताकत की ज़रूरत होती है ये नहीं पता लगता है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है उस गुस्से को ठंडा करना, उस गुस्सा है उस समय शांत रहना। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है, कोई आपके बारे में नेगेटिव होता है, तो आपको शांत रहना है। देखो हमेशा ही दूसरे के बारे में मैं कहता हूँ पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो आपके दिमाग में भी अच्छा रहेगा। उन लोगों के बारे में चर्चा करनी ही छोड़ दो, उनके बातों को सुनना ही छोड़ दो। ठीक है, उनको कहो मत भी आप मेरे पास मत आओ। देखो धीरे धीरे उनसे आप बातें कम करना कर दोगे तो वो अपने आप चले जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। उनका काम ही आपको अगर टॉर्चर करना है तो वो तो करेंगे, लेकिन उनको बातों को इग्नोर कर दो। एक समय ऐसा आएगा वो खुद आके आपसे कहेंगे भी ठीक है आपको बधाई हो, आप जॉब लग गई। तो उनसे अगर आप मिठाई दोगे तो मिठाई नहीं खाई जाएगी, फिर उनको बता देना आपने हमारे साथ ये किया। ठीक है, अभी देखो आप भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। जिस दिन संघर्ष अपना सक्सेस होगा ना, उस दिन आपको मैं ऐसी स्टोरी बताऊँगा, अच्छे अच्छे की कहानी खोल के लेके आएंगे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा वो देखते हैं। 2019 में सूरजकुंड मेला के थीम राज्य कौन सा था? 2019 के अंदर जो सूरजकुंड मेला लगा था उसमें थीम राज्य कौन सा था? देखो ऑप्शन कौन सा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और असम। तो थीम राज्य कौन सा था 2019 में? थीम राज्य 33वां में लगा था भाई, 2019 में 33वां थीम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगर थीम देश कौन सा था उस समय? थाईलैंड। और 2020 में जब सूरजकुंड मेला लगा, सूरजकुंड मेला लगा 2020 के अंदर, ठीक है, तो कौन से नंबर का था? तो 34वें नंबर का था 2020 में। 2021 में नहीं लगा कोरोना के समय। तो उस समय कौन था जो, अगर थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य तो हिमाचल प्रदेश। अगर थीम देश आ जाए, फोकस कंट्री कह सकते हैं, तो कौन सी थी? तो इसमें उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्या थी? थीम कंट्री थी। ठीक है, पिछली क्लास में भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा? आज हिंदी भी साथ में करेंगे क्योंकि हिंदी पिछली क्लास के अंदर भी हमने की थी। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चैंपियनशिप। ठीक है, हरियाणा के किस भाला फेंक ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था भाला फेंक? किसने जीता था? संदीप चौधरी ने क्या जीता था? भाला फेंक में पैरा ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा का राज्य कवि कौन है? देखो पीछे मैं बता चुका हूँ हरियाणा का राज्य कवि कौन था। तो उदयभान हंस। क्या रहेंगे? हरियाणा के राज्य कवि उदयभान हंस। इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम इसमें आगे नहीं लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति कौन सी है? संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति कौन सी है? तो हरिश्चरित है भाई, हरिश्चरित। किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। सर जी आपको कैसे पता बाण भट्ट की ये हरिश्चरित है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है संस्कृत की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति खालिस्तान बाण भट्ट द्वारा लिखी गई। तो कौन सी लिखी गई थी? हरिश्चरित लिखी गई थी। और ऑप्शन इसमें किस कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो ये किसकी थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, और कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये किसकी थी? हर्षवर्धन की। ठीक है, इससे पहले भी तो कालिदास आया था, उसने भी तो संस्कृत भाषा में लिखे थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति कौन सी थी? तो हरिश्चरित थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए राजा हर्षवर्धन से इसमें। अल्ताफ हुसैन अली महान उर्दू विद्वान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? अल्ताफ हुसैन अली की बात करें ना, तो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। और किसके शिष्य थे? तो ये मिर्जा गालिब के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, और बात करें अंग्रेजों ने 1904 के अंदर ये शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। किसे? अल्ताफ हुसैन अली को दी थी। ठीक है, किसके शिष्य थे? ये
मिर्जा गालिब की शिष्य थे। जन्म कब होता है? 1837 के अंदर इनका जन्म होता है। 1837 में। मृत्यु कब हुई थी? 1914 के अंदर मृत्यु हुई थी। अगर आज इनकी रचना तो कौन सी थी? यादगार गालिब, ठीक है, सफरनामा, मजलिस उल निसा और तिरिया के मजमून, ये पूछी गई है। रचना कौन सी थी? यादगार ए गालिब, तिरिया के मजमून, तिरिया के मजमून, मजमून, ठीक है, और मजलिस उल निसा मैं मजलिस उल निसा, और कौन सी रहेगी इनकी? सफरनामा, सफरनामा। ये किसकी रचना थी? तो अल्ताफ हुसैन हाली की रचना थी। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन रह गया था भी, जो शिव का मंदिर है ना वो कहाँ पे रहेगा? जिसका कलेसर भगवान के ऊपर नाम पड़ा है तो वो कलेसर नेशनल पार्क के अंदर रहेगा। तो कलेसर नेशनल पार्क के उसके शिव भगवान के मंदिर के कारण इसका नाम पड़ा है। कालेश्वर महादेव भी कह सकते हैं। तो कहाँ रहेगा वो मंदिर? तो कलेसर नेशनल पार्क के अंदर रहेगा। ठीक है। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध आ जाए तो कहाँ से रहेगा? पानीपत से रहेगा। ठीक है। कौन सी रचना थी? यादगार गालिब, तिरिया के मजमून, मजलिस निसा, सफरनामा। अगर बात करें अली की दरगाह तो वो कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई। अली की दरगाह तो कहाँ रहेगी? पानीपत में। अली की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर ही रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से खालिस्तान दिशा में लगती है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, शॉर्टकट में लिख देते हैं, किस दिशा के अंदर लगती है? देखो बात करें अन्य, देखो हरियाणा की, छोटा सा मैप बना देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से मैप रहेगा हरियाणा का। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा शीर्षा ज़्यादा बढ़ा दिया। इस तरीके से मैप रहेगा। यहाँ पे कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। फिर कौन सा जाएगा? उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली, लिख देते हैं दिल्ली। यहाँ पे कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है। इधर कौन सा है? राजस्थान। और यहाँ पे भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश रहेगा। देखो मैंने हरियाणा की सीमाएं नाम से एक टॉपिक क्लास ले रखी है, इस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप एक बार देख लेना। ठीक है। बात क्या पूछी गई इसने? देखो ये कौन सा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन क्या पूछा है? हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? ये कौन सी दिशा रहेगी? देखो उत्तर, यानी यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास, और हिमाचल प्रदेश किस में लगता है? उत्तर में लगता है। ठीक है। आंसर क्या रहेगा? उत्तर में। अगर उत्तर प्रदेश की आ जाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ रहेगा? पूर्व में। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो दक्षिण के अंदर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हम सीमा करेंगे। मैंने टॉपिक अच्छी तरह से करा रखा, कोई 15 या 20 मिनट की क्लास है, एक बार आप देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा वहाँ से। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा की किस ओर स्थित है। आज में रहेगा शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। देखो इस साइड कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। ऊपर की तरफ कौन सी रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगर जिले आ जाए ना शिवालिक की पहाड़ियों में, कौन सा रहेगा? पंचकुला, पंचकुला के बाद में अम्बाला, और अम्बाला के बाद में यमुनानगर, यानी अरावली की पहाड़ियों में ये जिले आते हैं। ठीक है। यानी उत्तर इसमें ऑप्शन कौन सा है? उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी पूर्व। यानी यहाँ से कौन सी पहाड़ियाँ रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में हम जा सकते हैं, साथ में उत्तर पूर्व में रहेगी। अगर अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ रहेगी? दक्षिण की तरफ रहेगी, दक्षिण की तरफ से रहेगी। ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ बात करें ना तो दिल्ली से लेकर फिर ये राजस्थान और गुजरात की तरफ जाती है। अगर बात करें अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा जो शिखर है ना हरियाणा के अंदर है, तो वो रहेगी कुलताजपुर में चोटी। कुलताजपुर में चोटी रहेगी कौन सी? जो 652 मीटर ऊंची है कुलताजपुर के अंदर। अगर बात करें शिवालिक की पहाड़ियों में तो मोरनी की पहाड़ियों में करो की चोटी
1514 मीटर ऊंची रहेगी। और ये 652 मीटर ऊंची कुल ताजपुर के अंदर रहेगी। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में कितने जिले हैं वर्तमान समय में? देखो कितने आसान क्वेश्चन है, कितने टफ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं? कितने जिले रहेंगे? 22 जिले। हरियाणा गठन के समय आ जाए तो कितने जिले थे? 7 जिले थे हरियाणा गठन के समय। सबसे नवनिर्वाचित जिला कौन सा है? चरखी दादरी। चरखी दादरी। सबसे बड़ा जिला आ जाए तो कौन सा रहेगा? तो सिरसा। सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? सबसे छोटा जिला रहेगा फरीदाबाद। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो हिसार। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो जींद। ठीक है। बात करें अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में पंचायती राज का खालिस्तान सत्र ग्राम पंचायत है पहला। देखो पिछली क्लास में बताया पहला जो सत्र है वो कौन सा रहेगा? पहला ग्राम पंचायत का तो वो रहेगा नहीं पंचायत सत्र का। बहुत गर्मी हो गई दोस्तों। ठीक है। पहला सत्र कौन सा रहेगा? तो ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा रहेगा? ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति रहेगा। ठीक है। तीसरा कौन सा रहेगा इसमें? जिला परिषद। जिला परिषद क्या रहेगा? तीसरा रहेगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके दोनों बता देना। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? देखो आज के ये थे जीके के क्वेश्चन। ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास के अंदर जो आंसर दिए थे उनके मैं नाम एक बार ले देता हूँ, फिर हिंदी की क्लास की तरफ चलेंगे। तो मनीषा ने सही उत्तर दिया है, दीपक कुमार ने, दिनेश चौहान, आंचल चौहान, ऋतु कुंद्रा, नितेश, रिंकू। ठीक है। पिंकी शर्मा, सुजाता देवी, संदीप कुमार, नीरज भाकर और अमीर बिश्नोई, अरविंदर सैनी, तरुण चोकर। इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे दोस्तों, अच्छे ही तरीके से पढ़ते रहना, लगातार जुड़े रहना। ठीक है। मैं आपके लिए लगातार क्लास लेके रहूँगा, लेके आता रहूँगा और टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा। और साथ में हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इंडिया जी के और हरियाणा जी के, वो मैंने मिक्स से शुरू कर दिए हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में हिंदी भी शुरू कर दी है। ठीक है। और जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो देखो इन क्वेश्चन में इतना ज़्यादा मैथ रीजनिंग कुछ नहीं गई। अगर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपके लिए वो भी सोल्व करवाने के लिए तैयार हूँ। ओनली प्रीवियस ईयर की। ये मत कहना भाई सर आप मैथ भी करवा दो, रीजनिंग भी करवा दो। टॉपिक वाइज नहीं होगा, टॉपिक वाइज ओनली आपकी जीके ही करवाऊँगा। जो पेपर के अंदर आएगा वो मैं कोशिश करूँगा भी आपको सोल्व करवा दूँ। हमारे गुरु है ना प्रदीप सर और बबीता में मेरे गुरु हैं। तो प्रदीप सर तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो प्रदीप सर ने तो हमेशा ही कहते हैं भी कोई भी लेक्चर अगर हम शूट करना है तो उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर मैं मैथ रीजनिंग के साथ भी लेके आता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसी बात नहीं कहता मेरे को आता नहीं, ठीक आता है। मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आती है, और हिंदी के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यानी 2 या 3 घंटे पहले क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा भाई आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो करवा सकता हूँ। तो हिंदी की तरफ चले तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होता है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द का तो सूरज दिया गया है। पहले सूरज का पर्यायवाची क्या है? सूरज का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन देखो इसमें टोली, दल, समुदाय, सूर्य। तो सूरज का पर्यायवाची क्या रहेगा? सूर्य पर्यायवाची। ठीक है। बात करें अगला, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द तो करे। सबसे पहले करे दिया गया, करे का जो विलोम शब्द है वो क्या रहेगा? विक्रय। करे का विलोम शब्द क्या रहेगा? विक्रय रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ईद का चांद। देखो अगर कोई बहुत दिनों से हमें मिले तो हम उनको क्या कहते हैं? यार तुम तो ईद का चांद हो गया। यानी ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसमें ऑप्शन कैसा है? बहुत देर बाद दिखाई देना। यानी ईद का चांद, ईद का चांद बहुत देर बाद दिखाई देना, बहुत देर
बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो उसे क्या कहते हैं? ईद का चांद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? टोपियां शब्द का सही एक वचन सुनिए। टोपियां शब्द का, टोपियां शब्द का एक वचन चुनना भी, एक वचन। तो क्या रहेगा टोपियां का? देखो इसमें ऑप्शन देखो, टोपियो, टोपी, अनेक टोपी, एक टोपी। तो टोपियों शब्द का जो एक वचन वो क्या रहेगा? टोपी। ठीक है, थोड़ी मात्रा की ध्यान रखना। मात्रा देखो, एक शब्द इसमें टोपी, टोपी दूसरी तरफ से लिख सकता था, तो यानी मात्रा की आपको थोड़ी सी ध्यान लगानी पड़ेगी। भुजा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। भुजा, बहुवचन शब्द भुजा का, तो भुजा का क्या रहेगा? भुजाएं, भुजाएं रहेगा। आपको देखो ये भी लिख सकता है भुजाएं, वो आपको ध्यान रखना थोड़ी सी मात्रा की। तो भुजा का जो बहुवचन है वो क्या रहेगा? भुजाएं, भुजाएं रहेगा। ठीक है, यानी ये 5 क्वेश्चन थे, हिंदी के पूछे गए थे। क्लास आपको अगर अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता देना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो भाई। हर क्लास के अंदर मैं कहता हूँ आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत, तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे आपका जो प्यार मिल रहा है हर क्लास के अंदर। देखो मैं ये नहीं कहता भाई मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मेरे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, लेकिन जो व्यू आ रहे हैं ना वो एकदम एक्सीलेंट व्यू आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना वही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर मेरे 50 व्यू आ रहे हैं ना तो उसमें से 15 से 20 बच्चे, देखो 15 के बच्चों को तो मैंने लगभग नाम दे दिए, तो 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से लगातार जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप भर्ती आएगा तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो अब ज़्यादा क्लास को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो चुकी है। आपका प्यार बनाए रखना और अपने दोस्तों को भी बताया करो भी क्लास अच्छी है, और कमेंट करके ज़रूर राय देना अपनी। और हर बच्चा कहता है सर नाइस क्लास, नाइस क्लास। अरे एक या दो ऐसा भी बता दो, कमी क्या लग रही है आपको क्लास के अंदर, एक खांसी को छोड़ के, क्योंकि खांसी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, मेडिसिन भी चल रही है, उसको छोड़ के आप मेरे को बता दो कमी क्या क्लास के अंदर, उसमें मैं आपको उससे और बेस्ट क्लास देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप जो क्लास आपने देखी ना उसमें आप मेरे को कमी ज़रूर बताओगे। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।